अधिकारियों की बैठक। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान कर लोगों से की बात। अब तक 650 से ज्यादा कैंप हो चुके हैं आयोजित। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक होगा आयोजित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट। पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुटा। दिल्ली में एआई समिट का पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन। वैश्विक नेताओं का किया स्वागत। पीएम बोले, भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता है और अपनाता भी है। प्रियंका वाड्रा का असम दौरा। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के साथ फूंका चुनावी बिगुल। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। अगले महीने 7 मार्च को सहकारिता मेले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी बैठकें कर रहे हैं। तो इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, हमारा प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। उसकी अहमियत और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान को देखते हुए समय समय पर हमें केंद्रीय मंत्रियों का सानिध्य और लाभ मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। विकसित राज्य के निर्माण के लिए समय समय पर हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं और हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने देखिए सभी कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दी है और ये बताया कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, हमारा प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसकी अहमियत राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान को देखते हुए समय समय पर हमें मंत्रियों का सानिध्य और लाभ मिलता रहा है। देखिए, संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और उसकी अहमियत को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा प्रस्तावित है और निश्चित तौर से उनके सानिध्य का प्रदेश को लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जवान हैं या हमारे जो सेना में सहयोग देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के आने वाले दिन बहुत सुखद है और एक विकसित राज्य के निर्माण में प्रत्येक उत्तराखंडवासी के योगदान को सराहने, संवारने और उसे अनुग्रहित करने के लिए समय समय पर हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं और हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाते हैं। उत्तरकाशी में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तरकाशी में आयोजित इस शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। इन शिविरों में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान कर लोगों को त्वरित राहत दी जा रही है। पात्र लाभार्थियों को मौके पर प्रमाण पत्र, पंजीकरण और योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रदेश भर में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 650 से ज्यादा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि 5,20,000 से ज्यादा लोग कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। तो कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और इस शिविर में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान भी किया गया है, जिसमें बताया गया कि यहां पर कई लोग अपनी शिकायतों को लेकर के पहुंचे थे, जिनकी शिकायतों को सुना गया है और ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं को भी तलाशा गया।
तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। आशीष, इस कार्यक्रम को लेकर जन जन की सरकार और जन जन के द्वार को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? चूंकि कहा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट शिकायतों का निस्तारण किया गया इस शिविर में। बिल्कुल चित्रा, लंबे समय से जो जन जन के द्वार जन की सरकार जो है वो पहुंच रही है और तमाम जो प्रदेश के तमाम जो जनपद हैं, विकास खंड है, वहां पर शिविर लगाए जा रहे हैं। अभी तक 650 से ज्यादा जो शिविर हैं लगाए जा चुके हैं और आज उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में भव्य जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा है, लोग जो अपनी समस्याएं हैं उसका समाधान उनका जो है मौके पर ही हो रहा है। चाहे वो योजनाओं की बात करें या फिर तमाम जो कार्य हैं उनका जो है मौके पर ही निस्तारण हो रहा है, ताकि जो लोगों को है वो दिक्कतें न हो और जो वो चक्कर काटते हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के हों या जिला मुख्यालय के हों, उनके काम जो है ब्लॉक स्तर पर ही हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे इससे पहले हरिद्वार में रहे हों या हल्द्वानी में रहे हों, तमाम जगह शिविरों में खुद जाकर के चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो लोग हैं वो सीधे अपने नेता को सामने पाकर जो है कहीं ना कहीं खुश हैं। और जो विभागों के स्टॉल लगे हैं उनसे जो है जो योजनाओं की स्वीकृति होनी है वो मौके पर ही हो रही है। किसी का प्रमाण पत्र बनना है, किसी की पेंशन लगनी है, तो मौके पर ही काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कागजी कार्रवाई से कम जो है की जाए और जो लोग चक्कर जो काटते हैं वो कहीं ना कहीं कम से कम हो और सरकार जो है जनता के द्वार पहुंच रही है और तमाम जो काम है वो मौके पर ही किए जा रहे हैं। 5,20,000 से अधिक लोग अभी तक इन शिविरों का जो है फायदा ले चुके हैं। लेकिन सवाल ये है आशीष, जो कहा जा रहा है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें मौके पर प्रमाण पत्र दिया गया है, क्या ये जो संख्या है पात्र लाभार्थियों की ये अभी और ज्यादा बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल, ये और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि ये शिविर पहले 45 दिन तक निर्धारित था। अब कई जगह ऐसा है जहां पर कवर नहीं किया जा सका, तो ऐसे कई जनपदों में इसकी समय सीमा बढ़ाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और सीधे तौर पर जो लाखों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। 650 से ज्यादा शिविर अभी तक हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के द्वार सरकार जा रही है और जनता की जो समस्याएं हैं उनका वहीं पर मौके पर ही समाधान हो रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो सालों से जो है पूरी नहीं की जा सकी, उनका निस्तारण नहीं किया जा सका, तो ऐसे जो लोग परेशान हैं वो शिविरों में पहुंच रहे हैं और मौके पर अपना काम जो है करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की कहीं ना कहीं सराहना भी कर रहे हैं। जी ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ी गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां और उनके विधायक बजट सत्र को लेकर तैयारी में हैं। तो बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि सरकार को बजट सत्र कम से कम 21 दिन का करना चाहिए। मुद्दों की भरमार है, प्रदेश का हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में रखना चाहता है, लेकिन सरकार विधानसभा सत्र का समय तो बढ़ाए। तो ये देखिए, बजट सत्र की अवधि को लेकर एक बार फिर से जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं और इस बार विधायक लखपत बुटोला की ओर से कहा गया कि सरकार को सत्र की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस प्रदेश में भरमार है, लेकिन सरकार विधानसभा सत्र तो चलाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बगल में हिमाचल है, वहां पे एक सत्र 25 दिन से 30 दिन के चलते, लेकिन यहाँ 4.5 सालों में केवल और केवल अभी तक 32 दिन विधानसभा चली है। हमने मांग की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि कम से कम विधानसभा 21 दिन चले। पिछली बार गैरसैंण में अनुपूरक बजट लाने के लिए 3 दिन की विधानसभा सत्र की बात कही गई, लेकिन सत्र केवल 4 घंटा चला और जब 4 घंटा सत्र चलेगा तो क्या वहां विचार विमर्श हो पाएगा। हम चाहते हैं कि पहले तो सत्र बड़ा हो, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस प्रदेश की जनता के लिए, विपक्ष के लिए है, वो उसको समझे
और जो मुद्दे वहां पे आए प्रदेश के, उनका निदान हो, उसमें चर्चा हो और सरकार सत्र बढ़ाने का काम करे। मुद्दे तो इतने हैं कि मैं आपको गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये जब भी उत्तराखंड में सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले या तो गैरसैंण में बजट सत्र कराने की बात की जाती है, या तो दूसरा सवाल ये होता है कि समय सीमा को बढ़ाया जाए। इससे पहले भी हमने ये मुद्दे देखे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार जो समय सीमा है सत्र की उसे बढ़ा सकती है? बिल्कुल चित्रा, ऐसा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, वो 9 मार्च से 13 मार्च तक का ही हुआ है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो बार बार इस सवाल को उठा रहा है कि विधानसभा का सत्र का जो समय है वो कम से कम 21 दिन जो है, 25 दिन, 30 दिन और कहीं ना कहीं 21 दिन कम से कम होना चाहिए। और जो विपक्षी विधायक हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, चाहे लखपत सिंह बुटोला हो, या प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो भी बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो उत्तराखंड की विधानसभा का सत्र है वो उसका समय इतना सीमित क्यों होता है। कभी भी जो है सोमवार लौट कर नहीं आता, क्योंकि सोमवार के दिन जो है मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न पूछने के लिए होता है। लेकिन इस बार सोमवार तो आ रहा है, पहले दिन सोमवार है, लेकिन 9 तारीख को पहले दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अगले सोमवार आने से पहले ही 5 दिन में जो विधानसभा का सत्र है वो जो है खत्म हो जाएगा, बजट सत्र पूरा हो जाएगा। तो इसकी मांग बार बार कांग्रेस उठाती रही है और अब भी उठा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि पिछले 4.5 सालों में मात्र 32 दिन सदन चला है और पिछला जो बजट सत्र था, अनुपूरक बजट सत्र, उसमें मात्र 4 घंटे तक सत्र चला है, जबकि सरकार ने कहा था कि 3 दिन तक सत्र जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। लेकिन इतना लाव लश्कर और इतना जो तमाम संसाधन देहरादून से ढो करके वहां जाते हैं, चाहे तमाम अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पूरा सिस्टम जो है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंचता है और सिर्फ 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे में जो है समेट दिया जाता है। तो इस सवाल को फिर से जो है कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष हो या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उठा रहे हैं कि हम जो तमाम जो समस्याएं लेकर आते हैं क्षेत्र की, उसे सदन में रख ही नहीं पाते क्योंकि समय नहीं मिलता है, और समय हमें जब नहीं मिलेगा तो हम जनता को आखिर क्या जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देवभूमि के लिए एक करारा जो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर सत्र की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। और सोमवार आखिर उत्तराखंड की विधानसभा में जब से दामी मुख्यमंत्री हैं तब से सोमवार अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल, और ये हमेशा से ये सवाल जरूर रहा है कि समय सीमा जो होती है वो तो बहुत कम होती ही है, जिसकी वजह से चर्चाएं नहीं हो पाती हैं उत्तराखंड के कई अनेकों मुद्दों को लेकर। लेकिन क्या लग रहा है, चूंकि इस बार का बजट सत्र है, खास होने जा रहा है, लेकिन इसके अलावा वो कौन से खास मुद्दे हो सकते हैं जिस पर विपक्ष सवाल जो है वो सरकार से पूछ सकता है? बिल्कुल, इस बार विपक्ष के पास सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। जो तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, अंकिता भंडारी का मर्डर केस हो, चाहे जो अभी हाल ही में 15 दिन में 10 मर्डर हो चुके हैं पूरे उत्तराखंड में, देहरादून में 6 मर्डर हो चुके हैं, जो धड़ाधड़ ये जो बेखौफ जो बदमाश हो चुके हैं उन पर कंट्रोल क्यों नहीं आखिर सरकार कर रही है, पुलिस का सिस्टम क्या कर रहा है। इसके अलावा जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस सदन में हंगामा कहीं ना कहीं करेगी। और अन्य जो प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई मसले हैं वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा में रखे जाएंगे। और इसको लेकर के हर बार यही कहीं ना कहीं पिछली बार भी देखा होगा आपने कि विधानसभा गैरसैंण के अंदर रजाई गद्दा लेकर के जो विधायक थे विपक्ष के, उन्होंने वहीं पर डेरा डाल दिया था, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है समयावधि नहीं बढ़ाई गई, 4 घंटे के अंदर ही सत्र को जो है अग्रसारित कर दिया गया, आगे के लिए अनिश्चित काल के लिए वो कर दिया गया। लेकिन इस बार वही है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि सत्र का समय बढ़ाया जाए, लेकिन लगता नहीं कि सरकार इस ओर कोई ध्यान देगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन घेराव पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस ने रैली के लिए भाड़े की भीड़ एकत्र की थी। गणेश जोशी ने कहा था कि भीड़ सहारनपुर और कई जगहों से बुलाई गई थी और इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात करे? वो पहले अपने गिरबान में झांके और उसके बाद बात करे। ऐसे चोर और लुटेरे मंत्री भाजपा के जो बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री धामी जी परमिशन देते हैं आय से अधिक संपत्ति से उनके खिलाफ? जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा, जेल की सलाखों के अंदर होगा ये मंत्री। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में 12 ऐसे कस्बे हैं जहां पर लगातार गैर हिंदुओं की आबादी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में अब हिंदू सिर्फ 50% ही रह चुका है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। भाजपा जहां इसके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बता रही है, तो कांग्रेस सीधे तौर पर इसे बीजेपी का फेलियर बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले लंबे वक्त से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं, फिर क्यों नहीं ऐसे मामलों पर कार्रवाई हुई। तो वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि मैंने पिछले दिनों देहरादून में हुए सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को डेमोग्राफिक चेंज मामले को लेकर सदन में खुली बहस करने की चुनौती दी थी, लेकिन सत्र के दौरान बहस नहीं हुई। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पूर्ववर्तीय सरकारों ने एक साजिश और योजना के तहत तुष्टीकरण की राजनीति का लाभ लेते हुए इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, जो कहीं से भी देश के मुकुट इस प्रथम राज्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती अगर घटनाओं पे देखें और घटनाओं के साथ साथ उनके प्रभाव को देखें, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है। वर्तमान सरकार ने और युवा मुख्यमंत्री ने जो एक राष्ट्र हित की भावना होती है, उसके तहत इसे आगे बढ़ाया है। रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों की जांच और डेमोग्राफिक चेंज के पीछे की साजिशों को नाकाम करने की दृष्टि से पहली बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सफल हुई है। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा दर्द का कारण भी बनती चली जा रही है। देखिए, पहले तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बोलनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रदेश का मुखिया है वो इस तरीके की बातें करते हैं। कोई भी जो राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री होता है वो मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म विशेष के बारे में बात करता है, वो समाज के बारे में बात करता है। लेकिन मैं लगातार देख रही हूँ कि मुख्यमंत्री के पेज से लगातार डेमोग्राफिक चेंज, हिंदू मुस्लिम, और लगातार वो यही बात कर रहे हैं। उनसे मेरा सवाल ये है कि लोगों को लड़वाना बंद करें और जो इस प्रदेश के मुद्दे, असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, एक साल में 1200 बच्चे लापता हो रहे हैं, इन पे कुछ बात करें, इनके बारे में कुछ बात करें। एक महीने में 6-9, 10 मर्डर 15 दिन में इस प्रदेश में हुए हैं, उनके बारे में कुछ बात करें। लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, और वो भी जब 9 साल से वो सत्ता में है भाजपा, यहाँ पे प्रदेश में 9 साल से उनकी सरकार है। मुझे लगता है कि 5 साल अब मुख्यमंत्री जी को भी पूरे करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर डेमोग्राफिक चेंज होती तो यह सरकार का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फेलियर है। मैंने विधानसभा में, पिछली बार विधानसभा में इसी देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दिया है कि आप डेमोग्राफिक चेंज पे डिबेट कीजिएगा, सत्र में चर्चा कराएं। क्यों चर्चा नहीं की? क्यों चर्चा से भाग गए? दूसरी बात है, आपने जहां डेमोग्राफिक चेंज की बात कही है, सवाल बड़ा ये है कि 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, 11 साल से हरियाणा में आपकी सरकार, 9-9.5 साल से उत्तराखंड में आपकी सरकार। तो जो ये डेमोग्राफिक चेंज की बातें कह रही है, इसको रोकने के लिए कौन आएगा? कौन रोकेगा इसको? जब सरकार नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब ये सरकार विफल है, खुद पे सवाल उठा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस सरकार को, जो परसों यहाँ की जन सैलाब आया, जो कह रहा था धामी सरकार से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, अब हम भी कह रहे हैं
कि अगर ये इन चीजों में भी नाकाम है, डेमोग्राफिक चेंज को रोकने में नाकाम है, तो इस सरकार को इतिश्री करो, कांग्रेस आएगी, इन तमाम चीजों पे रोकने का काम करेगी। और अब खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और निर्विघ्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम सौरभ असफाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के सभी केंद्र व्यवस्थापकों और कस्टोडियन के कंधों पर बड़ी खास जिम्मेदारी है। शासन और विभाग के रूल के मुताबिक विधिवत नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न करानी है। परीक्षा है उसकी 17 सेंटर हमारे लक्सर में है और 4 सेंटर खानपुर में है, क्योंकि खानपुर का भी प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार मेरे पास है। और इसकी नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए हमने आज केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन की बैठक ली है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। इसमें पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और इसमें पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि नकलविहीन हमारी जो है परीक्षा संपन्न की जाएगी। और सभी केंद्र व्यवस्थापक को हमारी तरफ से निर्देश दे दिए, किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आएगी तो डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म करें और उसको समस्या का भी समाधान हमारे द्वारा तत्काल किया जाए। ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। अभी हमने जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनसे और पुलिस से और राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों से बैठक ली गई है। हमारे यहाँ टोटल 21 सेंटर हैं जिनमें परीक्षाएं होने वाली हैं। तो व्यवस्था और सुरक्षा को जो हमने चाक चौबंद रखना है, इसके लिए मीटिंग भी करा दी गई है और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कल सऊदी अरब में रमजान की शुरुआत हो चुकी थी और आज से भारत में रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि रमजान इस्लाम के 4 पिलर में से एक महत्वपूर्ण पिलर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं उन पर फिलहाल वक्फ बोर्ड ने विराम लगाया और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर रमजान माह में कोई भी कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। रमजान जो 5 इस्लाम के पिलर्स हैं उसमें से एक है। रोजा सब्र सिखाता है, रोजा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है। और ये जो रोजा है, भूखा प्यासा निर्जला व्रत रखकर मुसलमान ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी तमाम इंद्रियों पर कंट्रोल करता है कि उसका मन पवित्र हो जाए, उसकी जीवा पवित्र रहे, उसका विचार पवित्र रहे। इस विचार के साथ ये रोजा आता है। माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आह्वान किया है उसमें कल वार्ता हुई थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जितनी भी अभी कार्यवाही चल रही है उस पर वक्फ बोर्ड भी विराम लगा रहा है। और राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक घने बादलों का डेरा है और कई जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन के समय भी ठंड बढ़ गई है और लोगों को एक बार फिर सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि कुछ जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने वर्षा और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया। यात्रियों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।